हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। टीजीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप पहले वीडियो को देख लिए होंगे। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के देखने के बाद अवश्य ही पहले वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके टीजीटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम जंतु जगत के वर्गीकरण से लगभग 250 प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। इस प्रश्नों की श्रृंखला को खत्म होने के बाद हम आप लोगों के लिए जंतु जगत के वर्गीकरण से ही शार्ट नोट देंगे, जिससे आप सभी लोगों को परीक्षा की तैयारी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो आगे अवश्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 23वें प्रश्न से 22 प्रश्नों को हमने पहले वीडियो में ही हल कर लिया था। शुरू करते हैं। केचुए के उत्सर्जी अंग हैं। ऑप्शन ए ज्वाला कोशिकाएं, ऑप्शन बी प्रगुहा, ऑप्शन सी नेफ्रेडिया, ऑप्शन डी सेसड़ी। हम बात करते हैं केचुआ का, तो केचुआ संघ एनिलिडा का एक प्राणी है। एनिलिडा के जीवों का मुख्य लक्षण है खंड युक्त उनका शरीर होता है। माफ करिएगा। एनिलिडा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है पॉलीकीटा, जिसमें निरीज जैसे प्राणियों को रखा गया है। वहीं दूसरा है ओलिगोकीटा, जिसमें फेरिटिमा पोस्थुमा, जिसे हम भारतीय केचुआ कहते हैं। तीसरा वर्ग हिरुडेनिया, जिसमें हिरुनिडेरिया को, जिसमें भारतीय जोक या जोक को रखा गया है। वहीं चौथा है आर्ची एनिलिडा, जिसमें हम पालिगोडियस को रखते हैं। तो हम बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस ए ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि संघ प्लेटेहेल्मिन्थेज के जीवों के उत्सर्जी अंग होते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो प्रगुहा। प्रगुहा के बारे में क्या है, तो प्रगुहा शरीर के देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच एक तरल द्रव भरा रहता है। इस तरल द्रव से भरी गुहा को प्रगुहा या सिलोम कहते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन सी हमारा है नेफ्रेडिया। तो नेफ्रेडिया संघ एनिलिडा का उत्सर्जी अंग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। हम 24वां देखते हैं। फेरिटिमा पोस्थुमा या फेरिटिमा में रुधिर परिवहन तंत्र होता है। ऑप्शन ए बंद, ऑप्शन बी पार्वरीय, ऑप्शन सी अधरीय, ऑप्शन डी अध्यावरणीय। तो जब हम रुधिर परिवहन तंत्र की बात करें तो रुधिर परिवहन तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला व बंद। खुला रुधिर परिवहन तंत्र जैसे आर्थ्रोपोड्स में खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। वहीं हम बात करें जब एनिलिडा के अर्थात फेरिटिमा पोस्थुमा की, तो फेरिटिमा पोस्थुमा में बंद रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की। प्रगुही द्रव सिलोमिक फ्लूइड में गति किसके गमन में सहायक होती है। ऑप्शन ए तारामीन, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी केचुआ। तो प्रगुही द्रव या सिलोमिक फ्लूइड एनिलिडा से कार्डेटा तक के प्राणियों में पाया जाता है। तो तारामीन संघ इकाइनोडर्मेटा का, हाइड्रा सिलेंट्रेटा का, मेंढक मैमेलिया का जिसमें एम्फीबिया है उसका, वहीं डी एनिलिडा का प्राणी है। तो ऑप्शन डी संघ एनिलिडा में ही सिलोमिक फ्लूइड द्वारा गति होती है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। केचुए में अंडाशय किस खंड में उपस्थित होता है। हमने बात किया कि केचुओं का शरीर खंड युक्त होता है। तो इसमें जननांग अलग अलग खंडों पे पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 13वें खंड पर, ऑप्शन बी 9वें खंड पर, ऑप्शन सी
10वें खंड पर, ऑप्शन डी 26वें खंड पर। जब हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय केचुए के 9वें खंड पे उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हुआ। वहीं हम जब बात करते हैं विसरण की, तो यह 10वें और 11वें खंड पे स्थित होता है या उपस्थित होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। केचुए में विसरण किन खंडों पे उपस्थित होता है? देखिए आ गया हमारा प्रश्न। तो ऑप्शन दिया गया है 12वें तथा 13वें, ऑप्शन बी 10वें तथा 11वें, ऑप्शन सी 14वें तथा 15वें, ऑप्शन डी 17वें तथा 18वें खंड पर। तो अभी हमने बात किया कि 10वें तथा 11वें खंड पर विसरण केचुओं में उपस्थित होता है, जो कि एक नर जनन अंग है। अब हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। किसके रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन खुला रहता है? ऑप्शन ए मेढक के, ऑप्शन बी खरगोश के, ऑप्शन सी तिलचट्टा के, ऑप्शन डी केचुए की। हीमोग्लोबिन एक अणु होता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हाल ही में हीमोग्लोबिन केचुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन पर रिसर्च हो रही है, चूँकि केचुओं में हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में होता है, जिसकी वजह से कम जगह में भी आसानी से शरीर के सभी अंगों तक पहुंच सकता है। या कहने का अर्थ हुआ कि रुधिर प्लाज्मा में घुले हीमोग्लोबिन के कारण केचुओं का रक्त बहुत ही पतला होता है। इसलिए इस पर रिसर्च हो रहा है, चूँकि इसका इस्तेमाल हम हृदयघात के मरीजों पर कर सकें। यदि इसका इस्तेमाल हम करके कुछ अलग प्रकार की चीज़ों को डेवलप कर सकें, जिससे हृदयघात के मरीजों का भी रक्त पतला हो, वह आसानी से शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाए, जिससे हृदयघात के खतरे से बचा जा सके। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हुआ केचुआ के। केचुए के रुधिर प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है। चलिए अब हम अगला देखते हैं 29वां क्वेश्चन। केचुए का नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है। मुख्य रूप से केचुआ यूरोटेलिक व अमोनोटेलिक दोनों होता है। जब केचुआ जल में होता है तो यह अमोनिया का उत्सर्जन करता है नाइट्रोजन के रूप में, लेकिन जब केचुआ बाहर होता है या नम जगहों पर होता है तो यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि अधिकांशतः केचुआ नम धरती पर होता है, तो इसलिए मुख्य रूप से केचुआ का उत्सर्जी पदार्थ है ऑप्शन आपका सी यूरिया, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। वहीं पे आपको ऑप्शन दिया गया है यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये गलत आंसर है। यदि आपसे पूछता कि केचुओं का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है जल में, तो आप उत्तर अमोनिया लगाते, लेकिन आपसे पूछा है केचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ, तो आप हमेशा यूरिया को ही टिक करेंगे। चलिए देखते हैं अगला। घरेलू मक्खी निम्न में से किस रोग के अतिरिक्त सभी रोगों का संचार करती है? फिर से आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि सभी रोगों का संचार करती किस रोग के अतिरिक्त। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है ए पेचिस, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी पीत ज्वर। तो हम बात करें पेचिस का, तो पेचिस का भी संचार घरेलू मक्खी द्वारा ही होता है। टाइफाइड का भी घरेलू मक्खी द्वारा ही संचार होता है। हैजा का आप लोग जानते ही होंगे, हैजा का संचार घरेलू मक्खी द्वारा होता है। तो पीत ज्वर ही हमारा सही आंसर हुआ। पीत ज्वर ही हमारा सही आंसर हुआ। पीत ज्वर का संचार एडीज मच्छर द्वारा होता है। एडीज मच्छर द्वारा होता है, मादा मच्छर द्वारा। ठीक है, एडीज मच्छर
मलेरिया का, माफ करिएगा, डेंगू का भी संचारण करती है। क्वेश्चन हम 31वां देखते हैं। जॉन्सटन अंग का अंग किस में पाया जाता है? तिलचट्टे के शीर्ष में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मच्छर के श्रृंगगा में, ऑप्शन सी घरेलू मच्छी के उदर में, ऑप्शन डी मकड़ी के उदर में। तो हमारा बी उत्तर सही उत्तर हुआ इसमें, क्योंकि मच्छर की श्रृंगिका जो कि एक श्रवण संवेदी अंग है, जिसे हम जॉन्सटन का अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम 32वां प्रश्न। आर्थ्रोपोडा में किसकी कमी होती है? आर्थ्रोपोडा में किसकी कमी होती है? ए पक्षमाप की, बी संधियुक्त उपांग की, डी सी माफ करिएगा श्वसन की अंग की, वहीं डी खंडयुक्त शरीर की। तो आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण संधियुक्त उपांग, बाह्य कंकाल काइटिन का बना, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र आदि होता है, जिसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए हमारा दिया गया है पक्षमाप की। तो पक्षमाप की बात करें तो पक्षमाप एक गमनांग है जो कि प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। ऑप्शन बी संधियुक्त उपांग की, तो संधियुक्त उपांग आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी श्वसन अंग की, श्वसन अंग भी पाए जाते हैं। खंडयुक्त शरीर अभी हमने बात ही किया लक्षण की। तो पक्षमाप की कमी होती है संघ आर्थ्रोपोडा में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हुआ, क्योंकि आर्थो पक्षमाप प्रोटोजोअन्स में गमनांक होता है। 33वां हम देखते हैं। कीटों का लक्षण है संयुक्त नेत्र, काइटिन युक्त कंकाल, खंड युक्त शरीर, 3 जोड़ी पाद। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सभी लगभग मिलते जुलते लक्षण दिए गए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से चयन करना है कि इनमें से कौन सा लक्षण सही है। हम देखते हैं संयुक्त नेत्र, जहाँ छोटे छोटे कई खंडों को मिलाकर एक नेत्र बनता है। जैसे हम बात करें तितली की नेत्रों की, मक्खी के नेत्रों की। काइटिन युक्त कंकाल संघ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। खंड युक्त शरीर, तो खंड युक्त शरीर अलग अलग जीवों में, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेज के जीवों में भी हम बात करें टेनियासोलियम की, तो वहाँ पे भी खंड युक्त शरीर होता है। अभी हमने एनिलिडा पढ़ा तो वहाँ पे भी खंड युक्त शरीर होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ डी 3 जोड़ी पाद। हमेशा कीटों में 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। ऑप्शन डी प्रश्न क्वेश्चन आंसर हमारा सही आंसर है। घरेलू मक्खी का मैगट होता है, हमारा ऑप्शन दिया गया है घरेलू मक्खी का मैगट होता है। ऑप्शन ए प्यूपा, ऑप्शन बी लार्वा, ऑप्शन सी कोशस्थ, ऑप्शन डी पूर्ण की, माफ करिएगा तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। लार्वा, जिसे हम घरेलू मक्खी का मैगेट कहते हैं, इसे मच्छर का लार्वा का भी हम लार्वा ही कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
35वां, डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? ये 35वां प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखिएगा। हम आपके उत्तर को ज़रूर से देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे यदि सही उत्तर हुआ तो। चलिए देखते हैं 36वें प्रश्न को। मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन बी फाइलेरिया। तो मलेरिया मच्छर द्वारा ही फैलता है। हैजा हमने बात किया था, ये मक्खी द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा हैजा फैलता है। डेंगू हमने पिछले वीडियो में ऊपर बात किया था अभी कि डेंगू मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी, माफ करिएगा, डी फाइलेरिया। फाइलेरिया भी मच्छरों द्वारा ही संचारित रोग है। तो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। हैजा मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। अगला हम देखते हैं, वह मलेरिया की बात करें तो मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। रॉयल जेली स्रावित होती है। कर्मक में ये अलग अलग आप लोगों को हनी बी का नाम दिया गया है, जिसमें कर्मक, वर्कर बी, रानी मक्खी या मंद गुंजक या इन सभी में। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है ए, कर्मक मक्खी में रॉयल जेली स्रावित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हुआ। वहीं रानी मक्खी रॉयल जेली का सेवन करती है, वह छत्ते में अंडे देती है। 38वां प्रश्न को हम देखते हैं। यह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, हम आगे से वीडियो को सिर्फ वन शॉट में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। वो आने वाले वीडियो में हम शॉर्ट नोट दे देंगे, जिससे आप लोगों का डिटेल में सभी प्रश्न आसानी से कवर हो जाएंगे। चलिए हम तेज़ी से देखते हैं। रॉयल जेली स्रावित होती है, हमने देख लिया। 38वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मोलस्का से संबंधित है? कटल मीन तथा पाइला, सिल्वर मछली तथा तारा मीन, समुद्री आर्चिन तथा सागर तारा, पंख तारा तथा समुद्री खीरा। तो हम मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में उनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना ऊपर कवर होता है, वह शरीर कोमल होता है। सिल्वर मछली तथा तारा मीन की हम बात करें तो इनका ये शंख इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। समुद्री आर्चिन तथा सागर तारा ये भी इकाइनोडर्मेटा का ही प्राणी है। ऑप्शन डी, पंख तारा तथा समुद्री खीरा ये भी संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। मोलस्का में कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है जो कि काफ़ी सख्त होता है, उसके अंदर जीव रहते हैं। जीव का शरीर काफ़ी कोमल होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड्स तथा कटल मीन इनमें माफ करिएगा किससे संबंधित है? स्कोपोपोडा में, बी एपोपोडा, सी डेकापोडा व डी सिफेलोपोडा। तो ऑप्शन डी हमारा सिफेलोपोडा सही आंसर हुआ। हम 40वां प्रश्न को देखते हैं। पाद नलिकाएं पाई जाती हैं तिलचट्टे में, कटल मीन में, कैटफिश में
तारामीन में। तो हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है, तारामीन में। तारामीन में पाद नलिकाएं पाई जाती हैं। संघ इकाइनोडर्मेट्स में तारामीन संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। 41वां देखते हैं, अरीय सममिति पाई जाती है एनाफिनीज में, तिलचट्टे में, एस्टेरियास में, घोंगे में। तो हमारा सी आंसर एस्टेरियास में अरीय सममिति पाई जाती है, ये हमारा सही आंसर हुआ। तो हम काफ़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग अपना अटेंशन खो रहे हैं। ठीक है, हम 42वां प्रश्न देखते हैं, तारामीन किससे संबंधित है? क्राइनाइडिया से, एस्टीराइडिया से, ऑप्शन सी आफिराइडिया से, होलोथ्यूराइडिया से। ये हमारा 42वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर सी सही है, माफ़ करिएगा, सी नहीं, बी इसका सही उत्तर हुआ। एस्टीराइडिया से संबंधित है। एस्टीराइडिया एक वर्ग है जिसमें तारामीन को रखा गया है। हम अगला देखते हैं, 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है? तो तारामीन, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, नहीं है, इस पर आप जरूर फोकस करिए। कभी कभी परीक्षाओं में नहीं है को ध्यान, ज़्यादा उत्साह में हम प्रश्नों को पूरा नहीं पढ़ते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तारामीन संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है, अभी हमने बात किया। समुद्री लिली संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। स्कैरिस संघ एस्केलहेलमिन्थीज का प्राणी है। तो ये हमारा सही उत्तर है, एस्केलहेलमिन्थीज। एस्केलहेलमिन्थीज ही सही उत्तर हुआ, क्योंकि यह एस्केलहेलमिन्थीज का प्राणी है। ये सभी इकाइनोडर्मेट्स हैं, ए, बी व डी हमारे इकाइनोडर्मेट्स हैं। ठीक है, हम अगला देखते हैं, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। ऑप्शन ए समुद्री आर्चिन में, तारामीन में, सी एनीमोन में, या डी इन सभी में। यहाँ पे पाई जाती है लिखा गया है, आप इसे कह लीजिएगा अरस्तु की लालटेन कही जाती है, कही जाती है, इसे काट के कही जाती है। ठीक है, तो समुद्री आर्चिन को ही अरस्तु की लालटेन या अरिस्टोटल लैंप कहा जाता है। समुद्री आर्चिन, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। हम 45वां प्रश्न देखते हैं, कार्डेटा का लक्षण है श्वास रंध्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पश्च गुदा पूंछ, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी काइटिन युक्त बाह्य कंकाल। तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल आर्थ्रोपोड्स में होता है, वहीं श्वास रंध्र अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ऑप्शन बी पश्च गुदा पूंछ, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर हुआ। संघ कार्डेटा का यही मुख्य लक्षण है कि पश्च गुदा पूंछ संघ कार्डेट के प्राणियों में पाई जाती है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। कार्डेटा में होते हैं पाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करोटी, ऑप्शन सी पृष्ठीय नलिका युक्त तंत्रिका रज्जु, ऑप्शन डी बाह्य कंकाल। पाद तो बहुत से प्राणियों में होते हैं, ये हमारा गलत हुआ। करोटू भी हमारा गलत हुआ। बाह्य कंकाल भी हमारा गलत हुआ। अंतः कंकाल पाया जाता है कार्डेट्स में। तो पृष्ठीय नलिका युक्त तंत्रिका रज्जु स्पाइनल कॉर्ड्स पाई जाती है कार्डेट्स में, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए हम अगला देखते हैं,
कौन सा शीत रुधिर तापी जंतु है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी खरगोश। तो ऑप्शन सी हमारा शार्क शीत रुधिर तापी या कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। तो ये हमारा सही उत्तर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।